गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम टक्कर सिद्धांत और संक्रमण अवस्था सिद्धांत के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी और संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो टक्कर सिद्धांत एवं संक्रमणावस्था सिद्धांत की तुलना। सबसे पहले देखिए, टक्कर सिद्धांत में अभिक्रिया कब संपन्न होती है इस सिद्धांत के अनुसार। देखिए, टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारी अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर अनुकूल अभिविन्यास के साथ होने पर ही अभिक्रिया संभव होती है। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली कंडीशन है कि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर हो और टक्कर के समय उनका अभिविन्यास अनुकूल हो, तभी अभिक्रिया संभव होगी। यहाँ संक्रमण अवस्था सिद्धांत में देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारी अणु की टक्कर से उत्पाद बनने से पूर्व सक्रियण संकुल का बनना आवश्यक है। संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार सक्रियत संकुल का बनना आवश्यक है। वो जो सक्रिय संकुल बनता है वो ही आगे विघटित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु सबसे पहले सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं और वो सक्रिय संकुल ही आगे उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो इन दोनों ही सिद्धांतों में अभिक्रिया होने के या अभिक्रिया होने की व्याख्या अलग अलग तरह से की है। टक्कर सिद्धांत अभिकारक अणु के मध्य टक्कर और टक्कर भी अनुकूल अभिविन्यास के साथ होने पर अभिक्रिया संभव होगी। और संक्रमण अवस्था सिद्धांत में क्रियाकारी अणु उत्पाद बनने से पहले एक सक्रियत संकुल बनता है, वो सक्रिय संकुल ही आगे उत्पाद में विघटित होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो दर है वो प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रभावी टक्कर कितनी है उसके आधार पर अभिक्रिया की दर होती है। अगर अभिक्रिया के टक्करों की संख्या पर ही अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। और संक्रमण अवस्था सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की जो दर है वो सक्रिय संकुल के विघटन की दर पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया की दर जो सक्रिय संकुल बनता है उस सक्रिय संकुल के विघटन की दर पर निर्भर करती है। तो इन दोनों सिद्धांतों में टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है और संक्रमण अवस्था सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की दर सक्रिय संकुल के विघटन की दर पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट देखिए, गैसीय अणु की अभिक्रियाओं के लिए ही सफल जबकि जटिल अणु की अभिक्रियाओं के लिए असफल है। टक्कर सिद्धांत जो है वो केवल गैसीय अणु की अभिक्रियाएं जो होती है उन अभिक्रियाओं को समझाने में तो सफल रहा, किंतु जो जटिल अणु की अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं को समझाने में ये सिद्धांत असफल रहा। संक्रमण अवस्था सिद्धांत देखिए, ये सामान्य और जटिल दोनों प्रकार के यौगिकों की अभिक्रियाओं के लिए सही पाया गया। अर्थात
संक्रमण अवस्था सिद्धांत से सामान्य अभिक्रियाओं और जटिल अभिक्रियाओं या जटिल अणुओं की जो अभिक्रिया है उन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को ही आसानी से समझाया जा सकता है। दोनों को समझाने में ये सही पाया गया। चौथा पॉइंट देखिए, टक्कर सिद्धांत है। ये सिद्धांत सक्रियण ऊर्जा की गणना विधि नहीं दे पाया। ये जो सिद्धांत है ये सक्रियण ऊर्जा का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इसकी व्याख्या नहीं कर सका या इसकी गणना विधि नहीं दे सका। और जो संक्रमण अवस्था सिद्धांत है इस सिद्धांत की सहायता से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। संक्रमण अवस्था सिद्धांत से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, जबकि टक्कर सिद्धांत से सक्रियण ऊर्जा की गणना नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखिए, टक्कर सिद्धांत गैस अवस्था में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए ही अधिक उपयुक्त है। जो अभिक्रिया गैस अवस्था में होती है उन अभिक्रियाओं के लिए तो ये टक्कर सिद्धांत उपयुक्त है, लेकिन जो द्रव अवस्था या विलयन अवस्था में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए ये सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। जबकि संक्रमण अवस्था सिद्धांत गैस, द्रव और विलयन अवस्था में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त है। ये सभी अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त है, चाहे वो गैस अभिक्रियाएं हो, द्रव या विलयन अवस्था में अभिक्रियाएं हो रही हो, उन सभी के लिए ये उपयुक्त सिद्धांत है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा को सिर्फ अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा से ही संबंधित किया गया है। टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अणु की सक्रियण ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा को केवल अणु की स्थानांतरण ऊर्जा है उसके साथ ही संबंधित किया गया है कि जो सक्रिय ऊर्जा है वो केवल स्थानांतरण ऊर्जा के साथ ही संबंधित होती है। ये टक्कर सिद्धांत के अनुसार है। लेकिन संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत अणु के स्थानांतरण, घूर्णन एवं कंपन तीनों ऊर्जाओं को मान्यता देता है। संक्रमण अवस्था सिद्धांत स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा, इन तीनों ही ऊर्जाओं को मान्यता देता है, जबकि टक्कर सिद्धांत केवल स्थानांतरण ऊर्जा की ही बात करता है। अगला पॉइंट देखिए, टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत से आवर्ती कारक के मान प्रायोगिक मानों से काफ़ी अधिक प्राप्त होते हैं। जो आवर्ती का कारक प्राप्त हुआ था टक्कर सिद्धांत में, उस आवर्ती कारक का मान प्रायोगिक मानों से काफ़ी अधिक प्राप्त होते हैं, जबकि टक्कर सिद्धांत संक्रमण अवस्था सिद्धांत में, इस सिद्धांत में आवर्ती कारक जो है, आवर्ती कारक के मान प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित मान के लगभग समान प्राप्त होते हैं। तो आवर्ती कारक के मान जो प्रायोगिक मान है, प्रयोग से द्वारा प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित मान है, उनके लगभग समान होते हैं। 8वां पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत को व्यापक बनाने के लिए इसमें
त्रिविम कारक जिसको फिर से प्रदर्शित किया था, पी का समावेश किया गया था, परंतु पी के मान की सही गणना नहीं होने से त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए थे। संक्रमणावस्था सिद्धांत में, इस सिद्धांत में त्रिविम कारक को अणु की जटिलता से संबंधित किया गया था। लास्ट पॉइंट, टक्कर सिद्धांत में, इस सिद्धांत में या इस सिद्धांत की ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया से नहीं समझाया गया तथा अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया। टक्कर सिद्धांत में ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया से नहीं समझाया गया और इस सिद्धांत में एंट्रोपी है उसमें होने वाले परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि संक्रमणावस्था जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत, ये सिद्धांत ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया द्वारा सरलता से समझाया गया, जिसके आधार पर क्रियाकारक अणु की अपेक्षा सक्रिय संकुल की एंट्रोपी में कमी होने पर दर स्थिरांक के मानों की गणना की गई, जो कि प्रेक्षित मानों के समान है। अर्थात इस सिद्धांत में एंट्रोपी परिवर्तन पे ध्यान दिया गया, जबकि टक्कर सिद्धांत में एंट्रोपी परिवर्तन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ एंट्रोपी परिवर्तन में ध्यान दिया गया और एंट्रोपी में कमी होने पर दर स्थिरांक के मानों की गणना की, जो प्रेक्षित मानों के समान प्राप्त हुई। इस प्रकार इन बिंदुओं को अध्ययन करने पर या इन बिंदुओं की तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि उपयुक्त तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संक्रमणावस्था सिद्धांत टक्कर सिद्धांत की तुलना में अधिक सही और अर्थपूर्ण है। अर्थात दोनों सिद्धांतों में संक्रमणावस्था सिद्धांत ज़्यादा सही और ज़्यादा अर्थपूर्ण सिद्धांत है।